नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम सम्राट हर्षवर्धन के दिग्विजय यानी विजय अभियान के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज के टॉपिक जो है हमारा हर्षवर्धन के विजय अभियान। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि हर्षवर्धन किस हालात में राजा बना था। तो उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, भाई और जीजा की हत्या हो चुकी थी और जो बहन थी राज्यश्री उसे बंदी बना लिया गया था और वो विंध्याचल के पर्वतों में भाग गई थी। और ये सब जो घटनाएं थी हर्षवर्धन के साथ जब घट रही थी तब उनकी उम्र फिर उनकी जो आयु थी मात्र 16 साल की थी। मात्र 16 साल के बच्चे के पास अभी ना उसके माँ बाप है, ना भाई है, ना बहन है और ऐसे में उसको राज्य जो है उसको संभालना पड़ रहा है। उसका राज्यारोहण कर दिया गया और थानेसर का जो राज्य है अभी हर्षवर्धन को उसकी बागडोर दी गई। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम किया कि अपनी बहन को ढूंढ निकाला और बहन को अपने साथ लेके आए और बहन के आग्रह पर थानेसर के साथ साथ कन्नौज का जो राज्य था उसकी भी बागडोर अभी हर्ष के हाथों में आ चुकी है। तो हर्ष के हाथों में भी थानेसर और कन्नौज दोनों जो प्रदेश थे उनको संभालना था। तो हर्ष ने क्या किया है कि थानेश्वर की जो उनकी पहली राजधानी थी वो भी उसको हटा के कन्नौज लेके आए। मतलब हर्षवर्धन की जो प्रशासन में भी राजधानी कौन सी थी तो कन्नौज। इसको हमेशा ध्यान में रखेगा कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी, जिसको इस थानेश्वर जो थी उसकी राजधानी थी, जिसका पहला नाम थानेश्वर था। ठीक है, अपभ्रंश होके थानेश्वर उसका नाम पड़ा है और थानेश्वर का जो इतिहास रहा है वो महाभारत से संबंधित रहा है, कौरव पांडव से संबंधित रहा है। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी है हम, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टडी करी से बता दूं कि थानेश्वर उसकी पहली राजधानी थी। इसके बाद जो है कन्नौज उसकी बहन का जो राज्य था, तो उसकी बहन का राज्य अभी उसकी राजधानी बन चुकी थी क्योंकि थानेश्वर और कन्नौज दोनों को उसको अभी संभालना था। तो मैंने कुछ पॉइंट दे रखे, इस पॉइंट के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये जो प्रदेश दिए हैं इन प्रदेशों पर उसने आक्रमण किया था, इसके साथ संघर्ष हुआ और यही उसके विजय अभियान की जो स्टोरी है वो बयां करेंगे। ठीक है, जो हर्षवर्धन था उसने इन सब राज्यों को जीतने के बाद शिलादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। ये पूछता है हमेशा शिलादित्य। ठीक है, विजय अभियान के बाद इन्होंने इन सब राज्यों के जीतने के बाद उसका जो विजय अभियान खत्म हो जाता है तब उसने शिलादित्य की जो उपाधि उसको धारण कर रखी थी। यूं तो उसने परम भट्टारक है, मगध नरेश है, देखिए परम भट्टारक, मगध नरेश, ठीक है, उसके साथ साथ महाराजाधिराज, परम देवता, ये जो उपाधियां थी उसने पहले धारण कर रखी थी। पहले कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी उसने? परम भट्टारक है, परम देवता है, मगध नरेश है और महाराजाधिराज है। लेकिन जब उसका विजय अभियान जब सफल हो जाता है तो उसने उसके पास शिलादित्य की जो उपाधि धारण कर रखी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूछा जाता है, बहुत आयम थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? तो शिलादित्य की। जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है वैसे हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब उसकी उपाधियां थी जो उसने धारण कर रखी थी। जो हर्षवर्धन था वो पहले शैव मत अनुयायी था क्योंकि अभी जिसकी दो उपाधियां थी परम भट्टारक है, परम देवता, ये जो उपाधि है वो वैष्णव मत को मानने वाले धारण करते थे। और वैष्णव मत जो है, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय, इसका उगम गुप्त काल से हुआ था। तो गुप्त काल में जो शैव संप्रदाय था, तो शैव संप्रदाय जो शिव को मानने वाले थे, तो जो हर्षवर्धन के लिए या फिर वर्धन जो वंश के सभी जो शासक थे वो शैव अनुयायी थे, शैव धर्म को या फिर शैव पंथ को मानने वाले थे। हर्षवर्धन भी पहले शैव संप्रदाय को मानने वाला था। बाद में दिवाकर मित्र और उसकी बहन राज्यश्री इसके संपर्क में उसने बौद्ध धर्म जो है उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उसको स्वीकार कर लिया था। इसके बारे में अगली वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम इसके विजय अभियान के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला राज्य था, क्योंकि हर्ष के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, इनका जो राज्य था स्वतंत्र, पहले वर्धन जो वंश है इसके प्रथम स्वतंत्र राजा थे और प्रभाकर वर्धन और शक्तिशाली राजा थे। तो उनका जो राज्य था पंजाब है, कश्मीर और राजपुताना, ये प्रभाकर वर्धन से।
ये प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे पंजाब, कश्मीर और राजपूताना का जो प्रदेश है इसको मिला था। उसके साथ साथ उसने राज्यश्री के कहने पर कन्नौज का जो स्थान या फिर कन्नौज का जो प्रांत उसने अपने अंडर कर लिया था, तो कन्नौज, और उसके अंदर आते हैं एमपी प्लस यूपी। तो अभी इसका जो प्रदेश है, हर्ष के अंडर में कितना प्रदेश है, तो पंजाब, कश्मीर, राजपूताना, एमपी, यूपी और कन्नौज का जो प्रांत है या फिर वो जो भाग है अभी वो हर्ष के अंडर में है। तो उत्तर में एक बहुत शक्तिशाली राजा बन चुका था और इसने जो है फिर अपना विजय अभियान स्टार्ट कर दिया था। तो इसके विजय अभियान स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ जो राज्य लिखे हैं, इतने राज्यों पे इन्होंने आक्रमण किया था, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वल्लभी का राज्य या फिर वल्लभी पे विजय। तो हर्ष जब 606 में जब पहली बार उसने किसी पे आक्रमण किया हो, क्योंकि 606 में क्या हुआ था, हर्षवर्धन जो है राजा बन चुका था, राज्यारोहण हो चुका था। तो राज्यारोहण होने के बाद प्रथम आक्रमण जो है उसने वल्लभी पे किया था। देखिए, एक मालवा का आक्रमण है, आपको मिलेगा मालवा पे विजय। तो मालवा पे विजय जब कब की थी, मालवा पे राज्यवर्धन ने आक्रमण किया था। उसके बारे में देखेंगे हम कि जो देवगुप्त था उसको हराने का काम राज्यवर्धन ने किया था। तब हर्षवर्धन राजा नहीं बना था, लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बना तो उसने पहला आक्रमण जो है वल्लभी पे किया है। यहाँ मालवा विजय भी आया है, वल्लभी विजय, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि मालवा पे जब आक्रमण किया था तो तब हर्षवर्धन राजा नहीं बना था, तब जो राजा कौन था, तो राज्यवर्धन था। लेकिन उसकी विजय का जो है श्रेय हर्षवर्धन को जाता है, क्योंकि राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। तो हर्षवर्धन राजा बनने के बाद पहला आक्रमण वल्लभी पे करता है। तो वल्लभी का जो राजा था ध्रुवसेन द्वितीय या फिर इसे ध्रुव भट्ट भी कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ध्रुव भट्ट या फिर ध्रुव भट्ट बोले या फिर ध्रुवसेन बोले, ये दोनों ही एक ही है। किसी किसी बुक से आपको ध्रुव भट्ट मिलेगा, किसी बुक से आपको ध्रुवसेन मिलेगा। तो वल्लभी नरेश है, ठीक है, वल्लभी नरेश। तो हर्षवर्धन ने पहला आक्रमण जो है वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट सेकंड पे किया था, उसको बुरी तरह से पराजित किया था और इस पराजय के कारण ध्रुव भट्ट जो है वो भाग निकला था और भागकर गुज्जर नरेश दद्दा के पास पहुंचा था, ठीक है। ध्रुव भट्ट जो है वो भागकर दद्दा के पास पहुंचा है और दद्दा के जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का नरेश था, शूरवीर नरेश था। उसके साथ जो थे दद्दा के बहुत ही मधुर संबंध थे। और दद्दा के साथ किसके संबंध थे, तो ध्रुव भट्ट के जो संबंध थे वो गुज्जर नरेश दद्दा के साथ थे और दद्दा के जो संबंध है वो पुलकेशिन सेकंड के साथ थे। तो पुलकेशिन सेकंड ने दद्दा के कहने पर ध्रुव भट्ट सेकंड की मदद की और फिर हर्षवर्धन पे फिर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में क्या हुआ है कि हर्ष ने जब वल्लभी पे आक्रमण किया तो वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट भाग निकला और वो जाके कहाँ पहुंचा, तो पुलकेशिन सेकंड के पास पहुंचा। पुलकेशिन सेकंड ने इसकी हेल्प की और वो रिटर्न आया, बहुत शक्ति सैन्य के साथ रिटर्न आया और हर्ष पर आक्रमण किया। इस बार हर्ष ने देखा कि वल्लभी का जो नरेश है ध्रुव भट्ट, उसके साथ बहुत सैन्य शक्ति है, इस बार इसके साथ आक्रमण करने से अच्छा है उसके साथ संधि कर ली जाए। तो पुलकेशिन के शक्ति सैन्य के कारण जब ध्रुव भट्ट वापस पहुंचा और हर्ष पे आक्रमण किया, तो हर्ष ने इस बार आक्रमण नहीं किया, लड़ाई नहीं की, कोई संघर्ष नहीं किया, तो संधि कर ली और ध्रुव भट्ट सेकंड के साथ संधि करके वल्लभी के जो नरेश थे ध्रुव भट्ट, उसको अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अब इस कारण क्या हुआ कि ध्रुवसेन जो था वो हर्ष का दामाद बन गया। अब हर्षवर्धन ध्रुव भट्ट का ससुर बन गया, तो उसके बाद आक्रमण नहीं करेगा ना, और ना ही ध्रुवसेन पर वो हर्षवर्धन आक्रमण करेगा। इस कारण क्या हुआ कि ध्रुव भट्ट जो वल्लभी है और थानेश्वर या फिर कन्नौज, इसके जो मधुर संबंध बन गए, मैत्रीपूर्ण संबंध बन चुके थे और पुत्री हवाई गई थी ध्रुव भट्ट के यहाँ। तो इस कारण क्या हुआ कि हर्षवर्धन के वल्लभी पे इनडायरेक्टली सत्ता आ गई थी, वो इनडायरेक्ट वहां पे राज करने लगा था। डायरेक्ट राज कौन कर रहा था, ध्रुवसेन सेकंड कर रहा था, लेकिन हर्षवर्धन की पुत्री जो थी ध्रुवसेन या फिर ध्रुव भट्ट की, अब वो वाइफ थी। अब इस कारण हर्ष इसके ससुर हुए ना, तो इस कारण ध्रुव भट्ट का जो वल्लभी था इस पर इनडायरेक्टली हर्ष की सत्ता थी।
उसके बाद देखते हैं कि गौड़ विजय। हर्ष के जीवन में गौड़ विजय या फिर गौड़ राजा शशांक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में देखा कि राज्यश्री जो थी, कन्नौज की जो रानी थी राज्यश्री और उसके पति ग्रुहवर्मा, इस पर आक्रमण किसने किया था? मालवा नरेश देवगुप्त ने। मालवा के देवगुप्त ने किस पे आक्रमण किया था? ग्रुहवर्मा पे। ठीक है, और ये कहाँ के थे? कन्नौज के थे। अब इन्होंने इस पर आक्रमण किया और इनको हरा लिया। तो अब जो इसके भाई थे राज्यवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का जो भाई था राज्यवर्धन, उसने आक्रमण किसने किया? मालवा पे किया। किसने? राज्यवर्धन ने। अब मालवा नरेश का जो मित्र था, कौन? शशांक, इसने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया था, उसको धोखे से मार दिया था। राज्यवर्धन ने मालवा नरेश देवगुप्त को हत्या कर दी थी, मार दिया था, हरा दिया था। तो शशांक ने भी राज्यवर्धन को धोखे से हरा के उसको मार दिया था। और इस बात पर हर्षवर्धन जब राजा बना तो उसने कसम खाई थी कि जब तक शशांक, गौड़ नरेश जो है, शशांक जो था, उसको जब तक मैं हरा नहीं लेता तब तक अपने जिंदगी में जो है मैं अपना सिर मनवाऊंगा, राज्य त्याग कर दूंगा। जब अगर उसको मैंने हराया नहीं, किसको? गौड़ शासक शशांक को। शशांक को अगर हराया नहीं तो मैं अपना सिर मुंडवाकर राज्य त्याग कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किसने की थी? हर्ष ने की थी। और शशांक कौन था? गौड़ शासक था। और शशांक ने क्या किया था कि हर्षवर्धन के जो भाई थे राज्यवर्धन, उनकी हत्या कर दी थी। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हर्ष ने प्रतिज्ञा ली थी कि शशांक को हराएगा नहीं तो सिर मुंडवाकर अपना राज्य त्याग कर देगा। तो जो गौड़ है ये बंगाल और बिहार जो है क्षेत्र, उसके बीच में आता है। तो शशांक वहां का राजा था। ये शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष को कट कर लिया था। बोधि वृक्ष वही जो जहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो उस बोधि वृक्ष को, क्योंकि जो शशांक था वो शैव अनुयायी था, शिव को मानने वाला था, शिव भक्त था, और वो बाकी जो धर्म थे उसे बहुत नफरत करता था। और इसी कारण ये शिव को मानने के कारण और बाकी धर्मों से नफरत करने के कारण इसने, क्योंकि तब तो बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था, बौद्ध धर्म अपनी ऊंचाई छू रहा था, तब वैदिक धर्म भी आया था, जैन धर्म भी आया था, लेकिन शशांक ने जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। और उसका जो फिर उसके बारे में हमें पता है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी कि शशांक और बोधि वृक्ष के बीच क्या हुआ है। ठीक है, तो शशांक ने बोधि को कट कर दिया था। अभी राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी। हर्ष ने इसको मारने की प्रतिज्ञा ले चुकी थी, लेकिन हर्ष ने अपने पूरी जिंदगी में शशांक को नहीं हरा पाया। उसकी प्रतिज्ञा क्या थी? अगर मैं शशांक को नहीं हराया तो राज्य अपना सिर मुंडवाकर राज्य त्याग कर दूंगा। लेकिन शोकांतिका ये है कि हर्ष जो है उसने अपने पूरे जिंदगी में, मतलब जब तक शशांक जिंदा था तब तक शशांक पर आक्रमण किया, लेकिन उसको हरा नहीं पाया। जब शशांक की 619 में स्वाभाविक मृत्यु होती है, शशांक की स्वाभाविक मृत्यु होती है, तब 620 में भास्कर वर्मन के साथ, जो कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मन, उनके साथ मिलकर गौड़ जो राज्य है उस पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जब तक शशांक जिंदा था तब तक हर्ष गौड़ जो था उस राज्य को जीत नहीं पाया, और गौड़ शासन है उसको जीतने के लिए हर्ष को पूरे 13 साल लगे। ठीक है, उसका राज्यारोहण जब हुआ उससे पूरे 13 साल बाद ही वो गौड़ राज्य को जीत पाया। शशांक जब तक था तब तक वो उसको जीत नहीं पाया। शशांक की जब मृत्यु हो गई, वो भी स्वाभाविक मृत्यु हुई, उसके बाद ही कामरूप के जो शासक है भास्कर वर्मन, उसके साथ मिलकर गौड़ राज्य पर अधिकार जमा लिया। कुछ भाग जो था अपने हिस्से में रख लिया और कुछ भाग जो था वो कामरूप के शासक जो थे भास्कर वर्मन, उनको दे दिया था। उसके बाद देखेंगे कच्छ और सूरत। तो हेनसांग के प्रवास वर्णन सीयूकी से पता चलता है। हेनसांग के जो प्रवास वर्णन है उसकी बुक को सीयूकी नाम है। ठीक है, सीयूकी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सीयूकी क्या है। तो हेनसांग की जो है प्रवास वर्णन है, हेनसांग का प्रवास वर्णन।
कौन है, तो सीयूकी। तो सीयूकी में बताया गया है कि हर्षवर्धन ने और बाणभट्ट का जो हर्षचरितम है उसमें भी ये दोनों जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है हर्ष के बारे में जानने के लिए। पहला तो सीयूकी और दूसरा है हर्षचरितम। तो बाणभट्ट के हर्षचरितम और सीयूकी में बताया गया है कि हर्ष ने कच्छ और सूरत पे आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। उसके बाद देखते हैं कि सिंध विजय। तो हेनसेंग लिखता है कि जब हेनसेंग भारत में आया था तब सिंध एक सबल और सुदृढ़ राज्य था और स्वतंत्र राज्य था। बाद में हर्ष ने सिंध पर आक्रमण कर लिया और सिंध को जीत लिया। सिंध सुदृढ़ और जो था सबल राज्य था उसको सिंध पर आक्रमण करके हर्ष ने जीत लिया, लेकिन उसका उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बारे में हेनसेंग की सीयूकी में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं कांगोद का विजय। तो जो कांगोद और गंजाम है, ठीक है, कांगोद और गंजाम ये जो है छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ के महानदी जो है और बंगाल खाड़ी इसके बीच में, ठीक है, महानदी और बंगाल खाड़ी, महानदी और बंगाल खाड़ी के बीच का जो प्रदेश है कांगोद और गंजाम, इस पर हर्ष ने आक्रमण किया था और इस पर आक्रमण करते समय उड़ीसा पे इसने अपने शिविर रखा था और शिविर बनाया था और इस पर आक्रमण किया था, इसको जीत लिया था कांगोद और गंजाम को। उसके बाद देखते हैं हम पर्वतीय प्रदेश पे विजय। तो बाणभट्ट का हर्षचरित्र में बताया गया है कि हर्ष ने नेपाल पे आक्रमण किया था और नेपाल कश्मीर दोनों को जीत लिया था, क्योंकि बाणभट्ट के हर्षचरित्र में लिखा है कि बर्फाच्छादित प्रदेश पे हर्ष ने आक्रमण किया था और बर्फाच्छादित जो प्रदेश था उसे जीत लिया था। तो नेपाल और कश्मीर दोनों जो है वो बर्फाच्छादित प्रदेश में आते हैं। तो इस पर से अंदाजा लगाया गया है इतिहासकारों ने कि ये दोनों जो प्रदेश है शायद वो हर्ष ने जीत लिए होंगे। लेकिन हेनसेंग की जो पुस्तक है सीयूकी, उसमें ऐसा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। नेपाल और कश्मीर को हेनसेंग ने हर्षवर्धन के काल में स्वतंत्र राज्य बताया है। हर्षवर्धन का उस पर कोई अधिकार नहीं था ऐसा बताया है। तो अगर हम बाणभट्ट की पुस्तक जो हर्षचरित से मानते हैं तो पर्वतीय प्रदेश मतलब नेपाल और कश्मीर पर हर्ष का अधिकार था, तो वही अगर हेनसेंग की सीयूकी को मानते हैं तो जो कश्मीर है और वो नेपाल स्वतंत्र था उस पर हर्षवर्धन का कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद देखते हैं कामरूप का विजय। तो जो कामरूप है वो आज का असम का जो प्रदेश आता है, असम प्रदेश, उसका कुछ भाग है तो उसको कामरूप के नाम से पहले जाना जाता है या फिर कामरूप को असम के नाम से भी जानते हैं। तो कामरूप का जो राजा था भास्कर वर्मन, ठीक है, उसके बारे में अभी पढ़ा जब हम गौड़ बारे में पढ़ रहे थे, गौड़ विजय के बारे में। तो वही है भास्कर वर्मन, कामरूप का राजा। इसने हर्ष का आधिपत्य मान्य कर लिया था। क्यों मान्य कर लिया था? क्योंकि जो कामरूप था और वो गौड़ जो राज्य था वो पास ही में थे। तो गौड़ का जो शशांक था उससे जो कामरूप का भास्कर वर्मन डरता था और जो हर्ष था बहुत शक्तिशाली था। तब देखिए इसको जो भास्कर वर्मन है वो गौड़ शासक शशांक से डर रहा है, ठीक है, शशांक इससे डरता था। और तब हर्षवर्धन बहुत शक्तिशाली राजा होने के कारण इन भास्कर वर्मन ने उसका जो अधिपत्य स्वीकार कर लिया था और बहुत सारे जो भेंट है उसके उपहार जो है उसको भेजे थे। किसको? हर्षवर्धन को। बाद में हर्षवर्धन ने भी भास्कर वर्मन की हेल्प से शशांक का जो राज्य था गौड़ राज्य उसको जीत लिया था शशांक के बाद, ठीक है। पर इस भास्कर वर्मन के बारे में और एक बात, जब हेनसेंग भारत में आया था तो बहुत प्रचलित थी कि चीन से कोई जो भिक्षु आया है बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए और बहुत ही वो प्रभावशाली है, प्रतिभावान है, तो उसके बारे में जो उसकी ख्याति थी वो बहुत इधर उधर फैली थी। तो हर्षवर्धन का भी मन किया कि क्यों ना हम भी हेनसेंग से मिले। हर्षवर्धन का जो एक रूल्स था कि वो लाइफ में पूरे जो अपना प्रदेश था उसमें घूमता था, छावनी थी बना के रहता था कि अब मेरी प्रजा को क्या समस्या सो जानने के लिए वो घूमता था। तो ऐसे ही वो कामरूप जो है उस पर आया था, उसने अपनी शिविर बनाया था। तो उसे पता चला कि कामरूप के भास्कर वर्मन जो है इसके राज्य में हेनसेंग आके रुका हुआ है। तो हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन से हेनसेंग को भेजने के लिए कहा। तो भास्कर वर्मन ने क्या कहा कि मैं अपना सिर मुंडवा सकता हूँ लेकिन हेनसेंग जो है उसको मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि हेनसेंग जो है कोई वस्तु नहीं है, तो वो जो है वो दार्शनिक है और दार्शनिक को नहीं भेज सकता मैं। तो हर्षवर्धन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम हेनसेंग को नहीं भेज रहे हो, अपना सिर मुंडवा के भेजते हो तो अपना सिर मुंडवा के भेजो, तो सिर भेजा तो हेनसेंग को भेजो।
तो हर्षवर्धन जो था उसके कहने पर भास्कर वर्मन डर गया और उसने हेनसेंग को हर्षवर्धन के पास भेजा। इस प्रकार हेनसेंग की और हर्षवर्धन की पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मालवा का विजय। तो मालवा के विजय के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि जो मालवा का विजय था वहाँ का राजा कौन था, देवगुप्त था, जिसने राज्यवर्धन जो था उस राज्यवर्धन ने मालवा के जो शासक देवगुप्त की हत्या कर दी थी, उसको हरा दिया था। क्योंकि मालवा के जो शासक थे उसने क्या किया था कि राजश्री के पति गृह वर्मा जो कन्नौज के शासक थे, अवंती वर्मा के पुत्र थे, उनकी हत्या कर दी थी और कन्नौज पे अपना अधिकार जमा लिया था। राजश्री को बंदी बना लिया था, कारागृह में डाल दिया था। किसने? मालवा के जो शासक है देवगुप्त ने। तो देवगुप्त को राज्यवर्धन ने हराया था। तो जो मालवा का प्रदेश है वो भी हर्ष के इसमें आ गया था, हिस्से में आ गया था। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लिखा गया है कि हर्षवर्धन ने है जो मालवा के शासक देवगुप्त को उसके ऊपर आक्रमण किया था और देवगुप्त भाग गया और उसका हर्षवर्धन ने पीछा किया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मालवा के शासक पर राज्यवर्धन ने आक्रमण किया था देवगुप्त पर और उसको हरा दिया था। जब वो मर चुका है देवगुप्त, तो उसके बाद हर्ष राजा बनता है, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके साथ उसका युद्ध होगा, क्योंकि मालवा का राज्य पहले से ही हर्ष के अंडर में आ चुका था। फिर देखते हैं उड़ीसा का राज्य। तो उड़ीसा के जो शासक थे उसने हर्षवर्धन का जो आधिपत्य मान्य कर लिया था और उड़ीसा के शासक ने भी उसको बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे हर्षवर्धन को, उसका शासन मान्य कर लिया था। जब कागोद और गंजाम पे हर्षवर्धन ने आक्रमण किया, संघर्ष करने के लिए जाता था, अपना जो शिविर था उड़ीसा में उसने स्थापित किया था और तब जाके वो कागोद और गंजा पे उसने आक्रमण किया था। और उड़ीसा से एक बात जुड़ी ये है कि हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म सभा मतलब हर्षवर्धन जो था बहुत दानी था और वो हर साल जो धर्म के लिए दान करता था। तो उसी प्रकार हर्षवर्धन जब उड़ीसा रुका था तो उसने उड़ीसा में बौद्ध धर्म सभा भराई थी, बौद्ध धर्म सभा बुलाई थी और वहाँ पे नालंदा के बहुत विद्वान भिक्षुओं को बुलाया था। और नालंदा के जो भिक्षु थे तो उसमें दिवाकर, जो मैंने बताया भी, दिवाकर को उसने ज्योति वर्मन है शायद, ज्योतिकर को उसने 80 जो गांव है 80 गांव का राजस्व बौद्ध भिक्षु को दे दिया गया था। कहाँ पे? विजय जो उड़ीसा में, उड़ीसा का विजय करने के लिए जब गया था तब उसने शिविर डाला था और वहीं पे एक बौद्ध धर्म सभा बुलाई थी और वहाँ बौद्ध भिक्षु को 80 गांव का जो है राजस्व दिया था। तो ये जो बात है वो उड़ीसा से जुड़ी है। उसके बाद देखते हैं पुलकेशी द्वितीय से संघर्ष। इसके पहले हम पंजाब और मिथिला का विजय देख लेते हैं, क्योंकि पुलकेशी द्वितीय के साथ इसका जो संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब और मिथिला पे ऐसा कहा गया है कि हेनसेंग कहता है कि पंजाब और मिथिला पर हर्षवर्धन ने आक्रमण करके उसको अपने अंडर कर लिया था। तो वही बाणभट्ट का हर्षचरित्र में लिखा गया है कि हर्षवर्धन ने पंजाब और मिथिला पे आक्रमण नहीं किया था। तो उसके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनका जो है आक्रमण पहले से पंजाब और मिथिला उनके अंडर में था। तो हो सकता है कि प्रभाकर वर्धन ने पंजाब और मिथिला पे आक्रमण किया हो, उसको अपने अंडर ले लिया हो, लेकिन जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय के लिए जब राज्यवर्धन राजा बन जाते तब शायद पंजाब और मिथिला जो है वो स्वतंत्र हुए होंगे और फिर जाके हर्षवर्धन जब राजा बनता है तो फिर जाके उसने फिर आक्रमण करके पंजाब और मिथिला को जीत लिया होगा। और दूसरी बात ये कि सिंध के जो विजय है जिस पर हर्ष ने आक्रमण किया था और जीत लिया था, तो सिंध का और हर्षवर्धन के पिता जो प्रभाकर वर्धन था उनकी पहले से ही शत्रुता चली आ रही थी। तो हर्षवर्धन की सिंध के साथ पहले से शत्रुता थी, इस कारण उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया था, लेकिन उसको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं कि पुलकेशी सेकंड के साथ संघर्ष। हर्षवर्धन के काल में अगर कोई महत्वपूर्ण घटना रही हो या फिर उसको अगर समुद्रगुप्त से तुलना की जाती है, लेकिन इसी एक संघर्ष के कारण जो हर्षवर्धन जो है उसकी समुद्रगुप्त के साथ तुलना करती है, लेकिन उसके जैसे उसका स्टोरी या फिर उसके जैसा उसका नाम नहीं हुआ, क्योंकि वो पहली बार हार चुका था और समुद्रगुप्त ने अपने लाइफ में कभी नहीं हारे थे। हर्षवर्धन पहली बार और अंतिम बार जो थे पुलकेशी सेकंड के साथ हारे थे उनकी जिंदगी में। इनके साथ जब उनका संघर्ष होता हारे थे, इसके कारण उनको समुद्रगुप्त नहीं कहा जा सकता है, फिर उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती। भले उनके जो काम रहे हैं दान धर्म के काम जो है अशोक के साथ मिलते जुलते रहे होंगे, लेकिन उनका विजय अभियान भले ही बड़ा हो, लेकिन जो हर्षवर्धन है वो हार चुके थे किससे? पुलकेशी द्वितीय के साथ, जबकि समुद्रगुप्त जो है वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे थे।
तो देखते हैं कि पुलकेशी सेकंड जो है चालुक्य वंश का बहुत सूरवीर, महत्वाकांक्षी और बहुत होशियार सम्राट था। चालुक्य वंश का था, ठीक है। पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंश का था। और चालुक्य वंश तब दक्षिण में थे, महाराष्ट्र में। तब जब उसने हर्षवर्धन ने पूरे विजय जो है उत्तर के जो पूरे प्रदेश को जीत लिए थे, तो उसने अपना रुख जो है दक्षिण की तरफ मोड़ लिया। और दक्षिण की तरफ मोड़ने के बाद उसका जो संघर्ष है पुलकेशी जो चालुक्य वंशज के द्वितीय के साथ हुआ। और इस विजय के बारे में हेनसांग और बाणभट्ट दोनों तो बताते हैं कि हर्षवर्धन ने पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध किया, संघर्ष किया। ये जो संघर्ष है नर्मदा या फिर ताप्ती नदी के किनारे पे हुआ था। शायद नर्मदा नदी के किनारे होने की जो आकांक्षाएं है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर्षवर्धन के दक्षिण में जो सीमा है वो नर्मदा नदी तक स्थित है। इसका मतलब है कि ये जो संघर्ष है वो नर्मदा नदी के तट पे हुआ होगा। तो इसके बारे में बताया है हर्ष ने और हर्षवर्धन के बाणभट्ट ने और हेनसांग ने, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ था उसके बारे में नहीं बताया। बस इतने बताया है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशी द्वितीय पर आक्रमण किया था। लेकिन चालुक्य वंश के जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख जो है चालुक्य वंश का, उससे पता चलता है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशी पर आक्रमण किया था। और पुलकेशी जो था बहुत महत्वाकांक्षी था, सूरवीर था, बहुत शक्तिशाली था। उसने हर्षवर्धन को हराया और उसको 620 में मार दिया, ठीक है। ऐसा कहा लिखा गया है ऐहोल अभिलेख में। जबकि पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन की जो लड़ाई थी वो 634 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो राज्य शासन है वो 47 तक रहा है। इसका मतलब 34 में हो सकता है कि हर्षवर्धन हारा होगा, लेकिन मारा नहीं गया था, ठीक है। तो उसके युद्ध में क्या हुआ था कि पुलकेशी द्वितीय और हर्षवर्धन का जब युद्ध चल रहा था तो हर्ष का हाथी गिर गया। और हाथी गिर जाने के कारण जो हर्ष है उस युद्ध से भाग गया और भाग निकला। और उसकी जो सीमा थी वो नर्मदा नदी तक स्थित हो गई थी और पुलकेशी द्वितीय फिर जीत गया था। इसीलिए जो हर्षवर्धन है उसका जो अंतिम या फिर बोल सकते हैं कि वो प्रथम और अंतिम बार पुलकेशी सेकंड के साथ हारा था। इस वजह से उसे समुद्रगुप्त के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार कहाँ का था, क्योंकि उसका जो पूरा उत्तर में उसका जो राज्य था, जहाँ पंजाब है, कश्मीर है, राजपूताना है, कन्नौज, मालवा, यूपी, एमपी और ये जो सिंध, कांगो, सभी जो प्रदेश है उसके अंडर में आ चुके थे। और दक्षिण में उसका जो प्रदेश था वो नर्मदा नदी के तट तक था, ठीक है। उड़ीसा अभी उसके अंडर में था, कामरूप जो असम में उसके अंडर में था, जो शशक का गोल्ड राज्य है वो भी उसके अंडर में आ चुका था। कुछ राज्यों पे हर्षवर्धन ने युद्ध किया, किसी के साथ संधि की, तो उसको सकलो रापथनाथ, क्या सकलो रापथनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या फिर सकलोत्पथनाथ। उसकी जो है दक्षिण में जो है उससे पूरे दक्षिण में तो नर्मदा नदी तक था और उत्तर में उसको सकलोपथनाथ या फिर सकलोरापनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली पुस्तकों में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको यही दिखेगा सकलोपथनाथ के नाम से। इसका मतलब यह होता है कि उत्तर का स्वामी या फिर उत्तर भारत का स्वामी, उत्तर भारत का स्वामी। उसने शिलादित्य की जो उपाधि है वो धारण की रखी थी, ठीक है। और उसकी जो है उसको सकलोपथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और उसका उत्तराधिपति बोलते हैं उसको, या फिर उत्तर भारत का जो है शासक भी के नाम से भी उसको जाना जाता है, उत्तरापति या फिर उत्तर भारत का स्वामी। ये था उसका विजय अभियान, जहाँ उसने वल्लभी, गोंड से लेकर पंजाब, मिथिला सब राज्य को जीत लिया था। कहीं संधि की थी तो कहीं उसने आक्रमण करके जीत लिया था। पुलकेशी द्वितीय के साथ वो हार चुके थे और बाकी को जो है उसका राज्य उन्होंने जीत चुका था। पूरे उत्तर में हर्ष का राज्य था और हर्ष का जो राज्य शासन था तब से सामंतशाही जो है वो आई थी। मतलब सामंतशाही मतलब क्या होती है कि जो राज्य जीते हैं उसी राज्य जो है राजा उसको वापस कर देना, और जो राजा है उसको कुछ जो कर का कुछ हिस्सा होगा वो हर्ष को देगा। इस प्रकार इन्होंने उन राज्य को जीत तो लिया था, लेकिन इन सभी राजा को उनका राज्य वापस कर दिया था। और इन राजाओं ने जो
कर है फिर वो हर्षवर्धन को दिया। तो सामंतशाही की जो शुरुआत है वो हर्षवर्धन के काल में पहले से हो गई थी, लेकिन अभी मजबूत हो चुकी थी। सामंतशाही अभी मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।